Hello everyone, I welcome you to this new lecture where we will be dealing with the topic emotional intelligence. तो डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं। इसमें हम इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कंसेप्ट्स देखेंगे, देन उसकी यूटिलिटी फंक्शंस देखेंगे, देन वी विल सी द एप्लीकेशन ऑफ ईआई दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। तो सबसे पहले तो ये देखने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस। सो तीन कीवर्ड्स हैं। It is one person's ability to recognize, or you can say interpret, understand and manage the emotions of their own as well as of others in personal and social situations। मतलब इसको अगर मैं एक एग्जांपल से समझाऊं कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। सो देयर इज अ सपोज दिस इज अ एसपी, दिस पर्सन इज अ एसपी। इनके पास कुछ लोग आते हैं, मे बी दे आर विक्टिम्स। तो अगर मान लो ये लोग किसी चीज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दे आर विक्टिम ऑफ समथिंग एंड दे आर प्रोटेस्टिंग। सो हो सकता है एसपी को इनको देख के गुस्सा है कि यार मेरे ऑफिस के सामने मुझे अभी जाना था कहीं पे, वाई दे आर प्रोटेस्टिंग, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो वो जो एक इमोशन उनके अंदर आया एंगर का पहले, तो अगर वो इमोशनली इंटेलिजेंट होंगे, सो व्हाट विल बी हिज एबिलिटी विल बी कि आइडेंटिफाई कर पाए, इंटरप्रेट कर पाए कि भाई मेरे को कौन सा इमोशन आया, देन अंडरस्टैंड कर पाए कि यार ये इमोशन मुझे क्यों आया, क्योंकि माय जॉब वाज बेसिकली टू सर्व दीज गाइज ना। अब मुझे अगर घर पे लंच करने जाना है और उसमें मैं भले ही लेट हो रहा हूँ, तो क्या फर्क पड़ता है, मैं तो इनका ही सर्वेंट हूँ। तो ये चीज़ अंडरस्टैंड उनको करनी पड़ेगी कि ये इमोशन मुझे नहीं आना चाहिए था। जब वो ये अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो फिर वो मैनेज भी कर पाएंगे अपने इस इमोशन को और वो एंग्री नहीं होंगे। तो फर्स्ट, हिज इमोशनल इंटेलिजेंस लाइज इन द हिज एबिलिटी टू इंटरप्रेट, अंडरस्टैंड एंड मैनेज हिज ओन इमोशंस। अब ये हो गया। जब अब ये आपने अपने इमोशंस मैनेज कर लिया, तो देन ये उनसे जाएंगे बात करने। ही विल एंगेज विद दोज गाइस कि भाई क्या हो गया, क्या दिक्कत है। तो अब हो सकता है दे आर विक्टिम ऑफ सम इशू, कुछ भी आप एग्जांपल ले सकते हो। किसी चीज से ये लोग विक्टिम है, तो ये लोग बहुत टाइम से एसपी ऑफिस लगातार आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, मगर इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो इन लोगों में भी एक एंगर होगा कि यार हमारी तो कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, हम लोगों को तो हर जगह पे ऐसे नेग्लेक्ट फील करवा दिया जाता है। तो इनका और इसके साथ साथ इनके अंदर एक पेन भी होगा, जो भी चीज के ये विक्टिम्स है, मे बी सम सॉर्ट ऑफ क्राइम इज हैपनिंग अगेंस्ट सम सॉर्ट ऑफ एट्रोसिटी इज हैपनिंग अगेंस्ट देम। सो इनमें भी कुछ कुछ इमोशंस हैं। इनमें इमोशन है एक तो फियर का, इनमें इमोशन है सफरिंग का, है ना। और इन दोनों के बाद, इन दोनों को मिला के इनके अंदर एक इमोशन है पेन। और ये पेन क्यूमुलेट होके इतना ज्यादा हो गया है कि अब वो एंगर के फॉर्म में बाहर निकल रहा है। तो इस एसपी की या द ब्यूरोक्रेटिक गाय, इनकी इमोशनल इंटेलिजेंस की सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है कि इन्होंने एक टाइम पे अपना एंगर इंटरप्रेट किया, अंडरस्टैंड किया और मैनेज किया। अब उनको सामने वाले जो लोग हैं जिनके साथ वो डील कर रहे हैं, उनका भी ये एंगर समझना पड़ेगा, फिर उनको इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि ये एंगर है तो क्यों है, फिर उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा उनका पेन। तभी तो एम्पैथी, कंपैशन, सिंपैथी वाले हमने कॉन्सेप्ट पहले भी हमने क्लासेस में देखे थे। वो तभी तो वर्क कर पाएंगे जब वो ये पेन समझेंगे। फिर ये पेन समझेंगे तभी उनमें एम्पैथी होगी, और तभी फिर कंपैशन होगा, तो वो इस सफरिंग को एलिवेट करने के लिए कुछ काम करेंगे। रिमेंबर, सो दिस इज हाउ यू इंटरलिंक कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हम इमोशनल इंटेलिजेंस में एम्पैथी और कंपैशन का भी कॉन्सेप्ट ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इंटरलिंकेजेस हैं। सो ही विल देन, व्हाट ही विल डू, जब उनको समझ में आएगा एसपी को, देन ही विल मैनेज द इमोशंस ऑफ दिस क्राउड। फिर वो उनको शांत करेंगे कि अच्छा ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। फिर वो उनसे बात करेंगे एंड देन he'll try to resolve the dispute. So this is basically what is emotional intelligence. अब शायद आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि it is basically the ability to interpret, recognize, understand and manage and effectively use their own emotion as well as the emotions of other in personal life as well as in social situations, दोनों ही जगहों पे। आई होप एथिकल इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट आपको, मतलब एक मीनिंग समझ में आ गया है कि ये क्या होता है। और इसी मीनिंग को समझते से ही आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगने लगेगा कि ये क्यों ज़रूरी है। क्योंकि
एक मिसकंसेप्शन होता है कि अगर कोई इमोशनली इंटेलिजेंट है तो ही इज़ अ एथिकल पर्सन। नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होता है, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस का रॉन्ग यूज़ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज कि हाँ, सपोज दिस गाय, दिस इज वन पर्सन, इसको एक्स मान लेते हैं। एंड यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनको एक क्राउड मान लेते हैं। ठीक है, कोई सा तो भी एक क्राउड है, ये एक मास है, चलो 3 लोग हैं। अब दिस पर्सन इज इमोशनली इंटेलिजेंट। हमने एसपी साहब के केस में ये देखा था कि अगर ये इमोशनली इंटेलिजेंट होंगे तो ये इन तीनों की समस्याएं सॉल्व कर पाएंगे, है ना। ही विल बी एबल टू सर्व जस्टिस, ही विल बी एबल टू फुलफिल द पर्पस व्हाई ही इज सिटिंग ऑन दैट चेयर, है ना, व्हाई इज ही इन दैट पर्टिकुलर एसपी ऑफिस। वो पर्पस फुलफिल कर पाएंगे और इन लोगों का भी कुछ काम कर पाएंगे। मगर वो हमने देखा था इन अ पॉजिटिव सेंस। अब बीइंग इमोशनली इंटेलिजेंट डज नॉट मीन बीइंग अ एथिकल पर्सन। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सपोज दिस पर्सन जिनका नाम एक्स है, हो सकता है जैसे वो लोग विक्टिम्स आए थे किसी चीज के, मान लो कि दीज गाइज आर विक्टिम ऑफ मे बी सम सॉर्ट ऑफ एट्रोसिटी के, ये भी विक्टिम है। अब ये इंसान जो है, ये इमोशनल इंटेलिजेंट है, तो ही, व्हाट एबिलिटी ही हैज, कि ये खुद के इमोशंस को इंटरप्रेट, अंडरस्टैंड और मैनेज तो कर सकते हैं। साथ ही साथ ये इन तीनों के भी इमोशंस को इंटरप्रेट कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं और मैनेज भी कर सकते हैं। तो अब इनका, इन तीनों का एक एंगर का इमोशन था अगेंस्ट मे बी अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट अगेंस्ट इनका एक एंगर का इमोशन था। इस इंसान ने इस चीज को इंटरप्रेट किया, फिर इसने समझने की कोशिश की कि भाई ऐसा क्यों है, क्योंकि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से शायद इनको जस्टिस मिलने में डिले हो रहा है, या कुछ इश्यूज हो रहे हैं, कुछ बॉटलनेक्स हैं। तो उन्होंने उसको अंडरस्टैंड किया। अब हाउ ही कैन यूज दिस, हो सकता है ये सेम सिचुएशन जो इन तीनों ने अभी फेस की है, कभी इस इंसान ने भी फेस करी हो। तो ये क्या कर सकते हैं, ये इन लोगों का मिसयूज कर सकते हैं। ये इनको मैनिपुलेट कर सकते हैं कि हाँ यार, गवर्नमेंट तो मतलब काम नहीं करती है, गवर्नमेंट तो ऐसे ही होती है, एंड वी नीड टू टेक अप आर्म्स। एंड ये इनको एक अलग ही दिशा में ले जा सकते हैं, बहुत ही नेगेटिव वे में ले जा सकते हैं। एंड ही कैन ट्रेन देम टू बिकम नेक्सलाइट्स, और ये नेक्सलिज्म प्रमोट कर सकते हैं। तो इन्होंने इनके इमोशंस को इंटरप्रेट भी कर लिया, अंडरस्टैंड भी कर लिया। अब मैंने जैसा किया है कि ये लोग जो हैं, इनको इन्होंने 3 नेक्सलाइट्स प्रिपेयर कर दिए। अब ये, इनको हो सकता है उस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन पे जाके अटैक कर दें। तो ये इंसान इमोशनल इंटेलिजेंट तो था, तभी तो ये इन लोगों को मैनिपुलेट कर पाया। अगर ये एग्जाम्पल ज़्यादा अच्छे से नहीं समझ में आ पाया हो, तो एक बार बस वो टेररिस्ट वाला एग्जाम्पल सोच के देख लेना कि हाउ अ टेररिस्ट इज, मतलब हाउ अ टेररिस्ट इज बॉर्न। बेसिकली कोई इंसान होता है, नॉर्मली पैदा हुआ होता है, कोई टेररिस्ट नहीं पैदा होता है, बट उसको किस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है, उसको गलत चीज़ें बताई जाती हैं कि अरे आप तो ये देखो कि आपके पर्टिकुलर रिलीजन के अगेंस्ट में कितनी एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, व्हाट इज़ बीइंग डन बाय द गवर्नमेंट विद योर फैमिलीज। एंड फिर उसको बोला जाता है कि यू हैव टू टेक अप आर्म, फिर उसमें रिलीजन को भी इन्वॉल्व किया जाता है। गलत आइडियोलॉजीज प्रोपोगेट की जाती हैं, गलत तरीके से अपनी बात को रिलीजन के कंधे पे रख के बंदूक चलाई जाती है कि रिलीजन ने ही बोला है कि यू हैव टू गो एंड किल पीपल, जो भी, मतलब मैं बोल नहीं रहा हूँ बट आप समझ सकते हो। सो इमोशनल इंटेलिजेंस को वैसे भी यूज किया जा सकता है। तो इट डज नॉट मीन दैट अ इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन बेसिकली इज अ एथिकल पर्सन, है ना। तो हमने इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है समझ लिया, और ये भी समझ लिया कि ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई इमोशनली इंटेलिजेंट हो तो वो एथिकल भी हो। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ एन इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन। 5 की कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज, यू नीड टू हैव सेल्फ अवेयरनेस, दैट इज awareness about yourself, understanding of your emotions, understanding of your strengths, your weakness, your goals। आपको मतलब पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपके गोल्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल, इस चीज का बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है सचिन तेंदुलकर।
सो सचिन तेंदुलकर की एक बहुत फेमस इनिंग्स है, हिज इनिंग ऑफ 241 रन्स, नॉट आउट, आई थिंक नॉट आउट ही थे, वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। हो क्या रहा था उस पूरी सीरीज में, ही वॉज प्लेइंग दिस कवर ड्राइव एंड वो बार बार आउट हो रहे थे। आपने ऐसा देखा होगा टीवी पे, ऐसा वैगन व्हील बना रहता है, ये बीच में पिच है एंड वैगन व्हील रहता है कि किस बैट्समैन ने किधर किधर पे कहाँ कहाँ पे रन बनाए। हो सकता है यहाँ पे उन्होंने एक सिक्स मारा हो, इधर 2 रन लिए हैं, इधर 4 रन, अलग अलग कलर से। So he was getting out sometime, caught before the wicket, बार बार एज लग के वो आउट हो रहे थे कवर ड्राइव मारते हुए। So what he did against a match in Australia, he decided not to hit that cover drive. So basically अगर आप कवर ड्राइव मारोगे क्रिकेट में तो ये रीजन होता है जहाँ पे आपका बॉल जाएगा। सो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था कि जब उनको खुद के बारे में, खुद के गेम के बारे में अवेयरनेस हुई कि हालांकि उनकी कवर ड्राइव बहुत स्ट्रांग थी, बट अभी इस पॉइंट पे वो उनकी वीकनेस बन गई है। सो यू वोंट बिलीव, उनने 241 रन्स बनाए और उनका कुछ इस तरह का वैगन व्हील था, मतलब हर जगह रन थे, हर जगह, सिर्फ एक इतने पोर्शन को छोड़ के। सो दिस इज वॉट इज सेल्फ अवेयरनेस, कि उनको अवेयरनेस थी खुद के बारे में कि यहाँ पे मैं कुछ भी करता हूँ, सो इट इज गेटिंग प्रॉब्लमैटिक फॉर मी, सो आई नीड टू इम्प्रूव माई दिस एरिया। तो ही स्कोर 241 रन, एक कवर ड्राइव नहीं मारी उन्होंने। सो दैट्स हाउ इट वर्क। सो ही वॉज अ इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन, वरना तो कवर ड्राइव वॉज हिज फेवरेट शॉट, कवर ड्राइव वॉज हिज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। तो इमोशनली तो हो सकता है अगर वो उस हिसाब से जाते कि यार नहीं ये तो मेरा स्ट्रेंथ है, मैं तो मारूंगा, आई एम द गॉड ऑफ क्रिकेट, मुझे कोई रोक नहीं सकता, मेरे लिए तो बहुत आसान चीज़ है ये। तो इमोशनली अगर वो बह जाते उस चीज़ में तो ही कुड नॉट हैव इम्प्रूव्ड हिमसेल्फ, बट बिकॉज वो ही वॉज अ इमोशनल इंटेलिजेंट गाय, ही आइडेंटिफाइड, ही वॉज सेल्फ अवेयर कि यार ये चीज़ अभी इशू कर रही है तो इसको एक बार रोकना पड़ेगा, इसको कंट्रोल रखना पड़ेगा। आई थिंक कम से कम कुछ नहीं तो उनकी पूरी इनिंग्स में आप देखोगे तो 70 to 80 बॉल्स ऑफ कवर ड्राइव, जिन पे वो शायद मारते तो बहुत आराम से रन बना भी लेते, बट ही ऑलवेज लेफ्ट द बॉल। सो दैट वाज हिज इमोशनल इंटेलिजेंस। इट इज अ एग्जांपल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। इसको आप मल्टीपल जगह पे भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सो दिस इज व्हाट दिस इज वी हैव डिस्कस सेल्फ अवेयरनेस। Then there is self regulation. So managing your, basically managing your emotions effectively, and ज़्यादातर ये चीज़ स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में आपको बेटर पता चल पाता है। फॉर एग्जांपल सेल्फ रेगुलेशन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। मैं एक वो देख रहा था, एक देयर वाज अ इंटरव्यू जिसमें विराट कोहली थे and he was standing with Suresh Raina. So they were talking, and basically Virat Kohli was saying कि यार if he has to finish the match, so मतलब जब एक बैट्समैन एक इनिंग्स खेलता है तो ही इज रेगुलेटिंग दैट बैटिंग इनिंग, मतलब वो बहुत सारी चीज़ें रेगुलेट कर रहे होते हैं, वो रन्स बना रहे होते हैं, स्ट्राइक रोटेट कर रहे होते हैं, चीज़ें देखनी होती हैं। सो ही सेड कि हिज वे ऑफ रेगुलेशन इज कि यार अगर 20 ओवर का मैच है तो आई विल ट्राई टू फिनिश इट अप इन 18 to 19 ओवर। एंड ही ऑल्सो सेट कि अगर मेरी जगह पे धोनी होते हैं सो ही ऑलवेज ट्राई टू फिनिश इट ऑन द 19.5th बॉल। सो how people are able to hold their nerves, how they are able to manage their emotions, ये differ करता है। and it is on it relies on your this emotional intelligence thing कि धोनी का था, ही इज अ वेरी काम गाय, तो हिज वे ऑफ रेगुलेटिंग हिज इमोशंस, हिज सेल्फ रेगुलेशन वे इज कि ही स्टेज काम एंड ही टेक्स द मैच। अगर उनको अपनी एबिलिटी पता है कि आई कैन डू फिनिश द मैच ऑन द लास्ट बॉल तो वो वहां तक लेके जाएंगे। बट अगर बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाती है, अब इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को शायद विराट कोहली अवॉइड करना चाहते हैं, तो ही बिलीव्स इन की फिनिशिंग द मैच एक हाथ दो ओवर पहले कि उस स्टेज तक ना लेके जाया जाए। सो दिस इज बेसिकली सेल्फ रेगुलेशन कि आप अपने इमोशंस को कैसे इफेक्टिवली मैनेज करते हो। इसी विराट कोहली और धोनी वाले एग्जांपल में यू कैन सी कि अगर ना तो विराट कोहली बॉलर है ना धोनी बॉलर है, मगर अगर दोनों में से कोई भी बॉलर नहीं है, लेकिन इंडियन टीम का अगर कोई बॉलर विकेट लेता है
सो विराट कोहली का सेलिब्रेशन बहुत एग्रेसिव होता है, धोनी का सेलिब्रेशन बहुत काम होता है। इवन आफ्टर विक्ट्री विराट का एग्रेशन निकल के आता है, धोनी की कामनेस निकल के आती है। सो दिस इज बेसिकली द मैनेजमेंट ऑफ योर इमोशंस। सो दिस इज ऑल्सो अ की कंपोनेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, कि आप खुद को कैसे मैनेज करते हो। So how first is how aware you are about yourself, self awareness. Then the second thing is self regulation. इसके बाद we will be doing our next key component, that is social awareness. अब social awareness में क्या होता है? Social awareness में it is about how well you are aware about the conditions जो आपके around जो environment में build हो रही हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बहुत ही डेमोक्रेटिक पर्सन हो सकते हैं, मगर यू बिलोंग टू अ रूरल बैकग्राउंड। तो हो सकता है आप शहर आए, शहर आके यू हैव लर्न मैनी थिंग्स एंड नाउ यू हैव अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। मगर जिस विलेज को आप बिलोंग करते हैं, वहाँ लोग अभी भी डाउरी में बिलीव करते हैं। तो फिर आप जब अपने गांव जाते हो, मान लो आप अपने होम टाउन जाते हो और ऐसे लोगों के अराउंड आप बैठते हो, और यहाँ पे तो सारी बातें यही होंगी कि वाई डाउरी इज करेक्ट, वाई डाउरी इज इम्पोर्टेंट। तो यू मस्ट बी सोशली अवेयर कि यार इन लोगों के साथ और इन लोगों के साथ और आपके साथ circumstances अलग हैं। मे बी यू हैव गॉट अ बेटर एजुके यू आर एक्सपोज टू अ बेटर एजुकेशनल सिस्टम, है ना। यू हैव अटेन्ड एजुकेशनल वैल्यूज, आपको मल्टीपल डायमेंशंस पर्सपेक्टिव पता है सोसाइटी के। यू आर मोर एजुकेटेड, यू आर मोर नॉलेजेबल, यू हैव मोर स्ट्रॉन्गर वैल्यूज। तो आपको एक अवेयरनेस होगी कि ठीक है, मुझे इनकी बात मैं सुन लेता हूँ, इनसे लड़ने का कोई फायदा नहीं है, बट आई वोंट बिकम लाइक देम, कि मैं भी गांव से वापस आऊं तो डाउरी प्रोपोगेट करने लग जाऊं। सो दिस इज बेसिकली व्हाट इज मेंट बाय सोशल अवेयरनेस। अगर एक इंसान इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं होगा, तो ही विल बी वेरी इजीली इन्फ्लुएंस्ड बाय जो भी उसके आसपास थॉट्स घूम रहे हैं, जो भी उसके सॉरी, जो भी उसके एनवायरनमेंट के, जो भी उसके एनवायरनमेंट में चीजें चल रही हैं, ही विल बी वेरी इजीली इन्फ्लुएंस्ड बाय देम। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लो कि जैसे कोविड 19 पैंडेमिक आया था। सो इट वाज वेरी न्यू, वेरी मतलब इट वाज फर्स्ट टाइम फिनोमिना ही वैसा हुआ था, है ना। तो लोग जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं थे, आसपास में मान लो किसी ने, मतलब उनको सोशल अवेयरनेस नहीं था, किसी ने भी कुछ भी अफवाह फैला दी, कुछ भी हो गया, सो दे फेस्ड अ लॉट ऑफ डिप्रेशन, लॉट ऑफ एंजाइटी, लॉट ऑफ स्ट्रेस इन दोस टाइम्स। वहीं अगर आप सोशली थोड़ा सा अवेयर होते तो यू मस्ट हैव बीन एक्सपोज टू वेरियस थिंग्स कि यार कैसे क्या हो रहा है, क्या सच में मिथ्स कौन से हैं, फैक्ट्स कौन से हैं अबाउट कोविड 19 वायरस एंड ऑल दो स्टफ्स। तो शायद आप अपने आप को, अपने इमोशंस को बेटर मैनेज कर पाते। और अगर आप अपने इमोशंस को बेटर मैनेज कर पाते तो आप एक बेटर पर्सनालिटी निकल के आते। देन अनदर की कंपोनेंट इज सोशल रेगुलेशन। सो सोशल रेगुलेशन में क्या होता है, यहाँ पे एक डिबेट भी है, इमोशनल कोशेंट वर्सेस इंटेलिजेंस कोशेंट, दैट इज ईक्यू वर्सेस आईक्यू। अब कौन सा ज़्यादा ज़रूरी है? सो हो सकता है एक इंसान में बहुत आईक्यू हो, मगर जब तक उसमें ये इमोशनल कोशेंट नहीं होगा, ही वोंट बी एबल टू रेगुलेट हिमसेल्फ इन द सोशल बैकग्राउंड, वो एक अच्छा लीडर नहीं बन सकता। इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं महात्मा गांधी। सो ही हैड दिस वेरी एबिलिटी टू कन्विंस द मास, है ना। उनके एक इशारे पे माँ साहब जो बोलता वो करते थे लोग, और लाखों की और करोड़ों की जनता में, आबादी में, जो भी आप, गांधी जी यूज टू से देम कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करना है तो सब लोग अग्री कर जाते थे। इवन विद इन द कांग्रेस वर्किंग कमेटी, वहां पे भी जब डिस्प्यूट्स होते थे एंड गांधी जी बोल देते थे, तो चीजें सॉर्ट आउट हो जाती थी। सो ऐसा क्यों हो पाता था? बिकॉज गांधी जी, ही हैड दैट इमोशनल इंटेलिजेंस, जहाँ पे वो अपने सोशल इन्वायरमेंट को रेगुलेट कर पाते थे। ही हैड दैट इन्फ्लुएंस। अब वो इन्फ्लुएंस आने के लिए आपने सिर्फ आईक्यू ही नहीं, ईक्यू की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि यू कैन regulate the social scenarios which are around you. And then the last component is self motivation. What is self motivation? It is the ability to drive oneself to take initiative and action to pursue
परस्यू गोल और कंप्लीट द टास्क। अब जब मोटिवेशन आप में होगा तभी तो आप कर पाएंगे। हो सकता है आपको आप में विलिंगनेस हो कि मुझे एक चीज करनी है, मगर उस विलिंगनेस को अचीवेबल टारगेट्स तक पहुंचाने के लिए यू विल हैव टू वर्क, एंड टू वर्क उसके लिए आपको देर मतलब जैसे वो एक धुरंधर में डायलॉग था कि यू नीड दैट ईंधन, है ना। मतलब वो तो थोड़ा गलत सेंस में हो जाएगा एथिक्स के कॉन्सेप्ट में कि बदला लेने के लिए यू शुड हैव ईंधन, हम तो पड़ी फॉरगिवनेस के बारे में रहे मत। बट द थिंग इज कि टू अचीव समथिंग और टू अचीव अ गोल इन योर लाइफ यू नीड अ ईंधन, यू नीड अ मोटिव। वो मोटिव आपको कहाँ से मिलेगा? दैट विल कम फ्रॉम सेल्फ मोटिवेशन। दैट इज बेसिकली योर ड्राइव टू टेक एक्शन। जब आप ये एक्शन लेंगे तभी तो जो आपने गोल सोचे हैं वो कंप्लीट हो पाएंगे, वरना तो इट इज जस्ट योर मेयर विलिंगनेस ओनली। विदाउट एक्शन आपके जो गोल्स हैं ये सिर्फ आपके विल्स रह जाएंगे। अचीवेबल और कंप्लीटेबल टारगेट्स नहीं हो पाएंगे कि आप जिनको कंप्लीट करके अचीव कर पाओ, ये सिर्फ विल्स रह जाएंगे। मगर अगर आपने इस विल के में एक एक्शन जोड़ लिया, एक्शन विच इज ड्रिवन फ्रॉम योर फ्रॉम योर इनर कॉन्शियंस, तो फिर यू विल कंप्लीट द टास्क एंड यू विल परस्यू योर गोल ऑल्सो। तो दिस इज व्हाट इज सेल्फ मोटिवेशन। ये तो वैसे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट था। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे फॉर सोशल अवेयरनेस मैंने बताया, इमोशनल इंटेलिजेंस में ट्राइबल पंचशील पॉलिसी हमारी, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो नेहरू जी बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो एक डिबेट थी कि जो ट्राइबल्स है हमारे देश में, जो ट्राइबल्स रह रहे हैं, इनका क्या करना है। सो देर वॉज दिस डिबेट कि यार इन लोगों को एसिमुलेट कर लेते हैं अपने साथ में, मगर उनको अगर अगर अपने साथ में एसिमुलेट कर लेते तो उनका जो ट्राइबल कल्चर है, जो उनके ट्राइबल वैल्यूज हैं, तो उनके कल्चर और वैल्यूज कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते, एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता। और फिर बहुत सारी अलग अलग टाइप की हमारे पास तो ट्राइब्स हैं, बहुत डाइवर्सिटी है, कितनों को एसिमुलेट करते। और एसिमुलेट करने से एक तो एक्सटेंशन का भी थ्रेट हो जाता है ना उस ट्राइब पे या उस कल्चर पे। तो आप 100% एसिमुलेट नहीं कर सकते थे, अब आइसोलेट कर देते हैं। अगर हम आइसोलेट कर देंगे तो ट्राइब, क्योंकि ट्राइबल्स चाहते हैं कि उनको कोई इंटरफेयर ना करे, दे वांट नॉन इंटरफेरेंस, है ना। तो अगर हम उनको आइसोलेट कर देंगे तो यार ये तो डेवलप हो ही नहीं पाएंगे, ये तो बहुत बैकवर्ड कंडीशन में रह जाएंगे। मतलब देश आगे बढ़ता रहेगा और ये लोग एज इट इज वहीं के वहीं रह जाएंगे। और फिर इससे इकोनॉमिक फ्रंट पे बहुत इशू होंगे, डेवलपमेंट फ्रंट पे इश्यूज होंगे, सोशल फ्रंट पे इश्यूज होंगे, पॉलिटिकल फ्रंट पे इश्यूज होंगे। तो बहुत सारे इसके तो कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो व्हाट नेहरू जी थॉट, नेहरू जी ने अपना नेहरूवियन पंचशील पॉलिसी अपनाई। पंचशील ये वो इंटरनेशनल रिलेशन वाली नहीं है, इट इज अबाउट द ट्राइबल पंचशील। तो ही वॉज सोशली अवेयर कि ट्राइब्स क्या चाहते हैं, ही वॉज सोशली अवेयर कि भाई इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट। तो उन्होंने नेहरूवियन पंचशील अप्रोच अपनाया, जिसमें उन्होंने एक बैलेंस्ड अप्रोच रखा कि जहां तक पॉसिबल होए, जितना सेफली पॉसिबल है उतना आइसोलेट देम, और उस मतलब उतना उनको आइसोलेशन में रहने दें, उनको बॉदर ना करा जाए। और जितना ज़्यादा हो सके या जितना भी पॉसिबल हो विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंसेज जो हमें नहीं चाहिए, उनको एसिमुलेट भी करें मेन स्ट्रीम में, ताकि उनका भी डेवलपमेंट हो सके। सो दिस वॉज अ वेरी गुड एग्जाम्पल कि नेहरू जी वॉज वेरी सोशली अवेयर। इसी टाइप का एक समाधान इनिशिएटिव भी है फॉर फॉर टैकलिंग नेक्सलिज्म। तो इट इज अ परफेक्ट बैलेंस बिटवीन लॉ एंड ऑर्डर एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। अब नेक्सलाइट्स हैं एक बेल्ट में, तो लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत तो है ही है, मगर आप उस एंगल से भी तो सोचो, जो लोग वहां पे नेक्सलाइट्स हैं उनका डेवलपमेंट ही नहीं हो पाया है। वो किसी पर्टिकुलर ट्राइब से बिलोंग कर रहे हैं, बहुत बैकवर्ड जा चुके हैं, वो देश बहुत आगे बढ़ गया है, वो अभी बहुत पीछे रह गए हैं। इस चक्कर में ये कॉन्फ्लिक्ट है। तो आपको लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना है और आपको उनके डेवलपमेंट भी फोकस करना है। तो दिस समाधान स्कीम वाज अ परफेक्ट बैलेंस बिटवीन लॉ एंड ऑर्डर एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इट हैपेंड बिकॉज सोशल अवेयरनेस थी ना। अगर हम यही सोचते कि लॉ एंड ऑर्डर ही मेंटेन करना है, मारो इनको, तो ये सोशल अवेयरनेस नहीं आती ना कि यार ये भी तो इंसान है, इनका डेवलपमेंट नहीं हुआ, इस वजह से ये ऐसे है। देन स्वच्छ भारत अभियान इज ऑल्सो, उसकी जो सक्सेस हुई है, दैट रिलाइड मोर ऑन द सोशल अवेयरनेस रेदर देन इंफ्रास्ट्रक्चर अलोन। अब आप इंफ्रास्ट्रक्चर में बना देते टॉयलेट 1,000, अगर किसी इंसान ने ठान लिया कि ही हैज टू डेफिकेट इन द ओपन, तो आप बना के रखो अपने डब्बे, कौन पूछ रहा है। बट इट बिकेम सक्सेसफुल बिकॉज देर वॉज सोशल अवेयरनेस। लोगों को समझ में आया कि यार ओपन डेफिकेशन से हमें ही दिक्कत होगी। सो दे यूटिलाइज दिस इंफ्रास्ट्रक्चर, और फिर इनका कॉम्बिनेशन से द स्वच्छ भारत अभियान बिकेम सक्सेसफुल अप टू एन एक्सटेंट। देन सेल्फ रेगुलेशन का,
एक एग्जांपल है गौतम बुद्धा। सो एक स्टोरी है कि गौतम बुद्धा विद हिज डिसाइपल वाज सिटिंग अंडर अ ट्री एंड कुछ तो वहां पे मेडिटेशन वगैरह चल रहा था। सो अ मैन केम एंड ही स्पिट्स ऑन बुद्धा। अब होने को तो ये हो सकता था कि गौतम बुद्धा बहुत गुस्सा हो जाते, किसी के भी आप मुंह पे जाके थूक दोगे तो वो क्या करेगा, हिल मतलब हिल पंच यू ऑन योर नोज। और उनके डिसाइपल्स भी यही उम्मीद में थे कि बस गौतम बुद्धा जी बोल दें कि इसको तो मारो तो हम तो मारेंगे, क्योंकि वो बहुत गुस्सा हो गए थे। बट वॉट बुद्धा डिड, ही कामली आस्क्ड व्हाट्स नेक्स्ट। अब क्या, थूक तो दिया आपने, इसके बाद क्या करोगे। उससे हुआ ये कि जो ये इंसान था, he got completely transformed. This man became Buddha's disciple. तो दिस इज द सेल्फ रेगुलेशन। पहले तो उन्होंने अपने इमोशन को आइडेंटिफाई किया होगा, अंडरस्टैंड किया होगा, फिर उस पे वर्क मैनेज किया होगा, तभी तो अपना एंगर मैनेज कर पाए। आप या मैं होते तो उठ के चाटा मार देते अगले को, बट उन्होंने वैसा नहीं किया। और आप या मैं चाटा मारते तो क्या होता, लड़ाई होती। उन्होंने अपने इमोशंस मैनेज किए तो क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। कौन सी चीज ज्यादा अच्छी है, दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्वियसली। तो फॉरगिवनेस की जो ये वैल्यू एक थी उनमें, दैट इज ऑफ रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट टुडे, है ना, आज भी वो बहुत जरूरी है। सो दिस इज ऑल्सो अ सिग्निफिकेंट एग्जांपल ऑफ सेल्फ रेगुलेशन। इसमें आप एक नेल्सन मंडेला जी का कोड भी लिख सकते हो कि फॉरगिवनेस इज द क्वालिटी ऑफ स्ट्रांग। अब ये स्ट्रांग है या बुद्धा स्ट्रांग है, ये आप ही बता दो। आप भी समझ सकते हो ना कौन स्ट्रांग है। तो ये ज्यादा स्ट्रांग क्यों है, क्योंकि ही वॉज एबल टू फॉरगिव। देन सोशल रेगुलेशन का मैंने आपको एग्जांपल बता दिया। दिस इज बेसिकली अबाउट द रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड वी हैव सीन द एग्जांपल ऑफ गांधी जीज एबिलिटी टू कन्विंस द मासेस। अगर किसी लीडर में ईक्यू बहुत ज्यादा होगा तो ही विल बिकम अ गुड लीडर। देन मोटिवेशन भी मैंने आपको बताया था। मोटिवेशन का आप एक एग्जांपल लिख सकते हो, मार्शमेलो टेस्ट। सॉरी, मार्शमेलो टेस्ट में बेसिकली क्या होता है, मार्शमेलो खाने की चीज होती है, टॉफी जैसी कुछ। तो इसमें क्या हुआ था, एक रूम में बहुत सारे स्टूडेंट्स को बैठाया और एक टेस्ट कंडक्ट किया गया। उनसे बोला कि अगर आप 1 घंटे तक बैठ जाओगे तो आपको 2 मार्शमेलो मिलेंगे, और अगर आप 1 घंटे से पहले उठ के कभी भी चले गए, मतलब टेस्ट स्टार्ट होते से ही 1 सेकेंड बाद भी आप चले गए, तो आपको 1 मार्शमेलो मिलेगी। तो कुछ लोग तो थे जो चले गए, मगर कुछ बहुत लिमिटेड लोग थे जो बैठे रहे। तो इस टेस्ट ने ये कंक्लूड किया कि ये जो लोग 1 घंटे तक बैठे रहे ना 2 मार्शमेलो के लिए, इनके लाइफ में सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है कंपेयर टू दीज पर्सन जो भाग गए थे पहले ही। क्यों ऐसा, क्योंकि जो ये रुके रहे ना, दे हैव दिस इनेट कैपेबिलिटी टू डिले देयर प्लेजर। अपने प्लेजर को डिले कर पा रहे हैं वो। तो वो रुक जा रहे हैं कि ठीक है यार, मैं अभी 1 मार्शमेलो मिलेगी, उस चीज के प्लेजर को मैं 1 घंटे तक डिले कर देता हूँ, मुझे 2 मार्शमेलो मिलेगी। एंड कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि सिविल सर्विसेज के साइकिल में भी दिस क्वालिटी ऑफ डिलेइंग प्लेजर, यही तो आपको सक्सेसफुल बनाती है ना। अब हो सकता है एक इंसान एक अटेम्प्ट दिया, 2 अटेम्प्ट दिया, उसका नहीं हुआ, उसके बाद तीसरे अटेम्प्ट की जब वो प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके फ्रेंड्स ने उसको बुलाया पार्टी करने के लिए, तो वो पार्टी करने चला गया। सेम इंसान जिसकी सेम सिचुएशन है, 2-3 अटेम्प्ट दे चुका है, उसका नहीं हुआ है, उसके दोस्तों ने उसको बुलाया पार्टी करने के लिए, सो ही डिडंट गो, ही डिलेड दिस प्लेजर फॉर व्हाट, फॉर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। तो अब आप बताओ किसके ज्यादा चांसेस है, कौन अपने थर्ड फोर्थ फेलियर के बाद अभी भी कंसिस्टेंटली लगा हुआ है, तो हुज चांसेस आर मोर, this one, who the one who is able to delay his pleasure. So delaying pleasure, इसके लिए मोटिवेशन और आपका इमोशनली इंटेलिजेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दिस इज अ एग्जांपल यू कैन राइट। अच्छा, इमोशनल इंटेलिजेंस का एक ये केस स्टडी है, यू कैन नोट इट डाउन, और ये न्यूज़पेपर में भी थी, ये सीधा हेडिंग वहाँ से उठाई है। क्या होता है, एक रिटायर्ड टीचर बैंक में जाते हैं एंड शी आस्क टू विड्रॉ 79 लाख रुपीज। अब बैंक में जनरली लोग पूछते हैं जब आप इतना बड़ा अमाउंट निकालो, हालांकि उनकी ना कोई अथॉरिटी है पूछने की, एंड इफ यू वांट यू कैन डिनाई, मतलब मैं नहीं बताऊंगा, मेरे पैसे में कुछ भी करूँ। तो द मैनेजर आस्क्ड व्हाई। अब द मैनेजर आस्क्ड व्हाई बिकॉज जब ये आए थे तो इनके फेस पे कुछ टेंशन था। तो मैनेजर क्या है, मैनेजर हैज दिस सोशल अवेयरनेस वाला एस्पेक्ट। वो देख के समझ गया कि यार कुछ तो गड़बड़ है, इतना बड़ा अमाउंट, ये रिटायर्ड टीचर एट द एज ऑफ 70, इनकी पूरी जीवन भर की कमाई है, ये क्यों एक झटके में निकाल रहे हैं। तो द मैनेजर आस्क्ड व्हाई। तो इन टीचर ने उनको रिप्लाई दिया कि माइंड योर ओन बिजनेस, बहुत बदतमीजी से। सो अब इसको क्या आना चाहिए था, इसको तो बहुत ज्यादा गुस्सा आना चाहिए था, बट बिकॉज ही वॉज इमोशनली इंटेलिजेंट, मतलब ही या शी मुझे नहीं पता, बिकॉज द मैनेजर वॉज इमोशनली इंटेलिजेंट,
द मैनेजर कंट्रोल्ड हिज और हर इमोशंस. अभी शी मान लेते हैं, तो शी स्टेड काम. एंड ये क्या रिफ्लेक्ट करती है? सेल्फ रेगुलेशन. शी स्टेड काम, तो वो अंदर चले गए. उस दिन तो इनका पूरा पैसा नहीं निकला था शायद, कुछ 10-20% अमाउंट निकला था. उसके नेक्स्ट डे ये फिर से आए थे शायद 40 लाख रुपीज निकालने. तब इनके अकाउंट में शायद 79 लाख और कुछ बचे हुए थे. तो दैट डे शी दिस रिटायर्ड टीचर अगेन केम. एंड द मैनेजर इस बार ना वो अपने केबिन में से सीसीटीवी कैमरा में इनको देख रहे थे. तो इनका रवैया बहुत अजीब था. तो ये बाहर गए एंड देन ही वाज टॉकिंग टू अ पर्सन. एंड दिस मैनेजर ने सीसीटीवी पे देखा. एंड द मैनेजर केम आउटसाइड और उन्होंने इनसे फ़ोन ले लिया, ये रिटायर्ड टीचर से. एंड रिटायर्ड टीचर से फ़ोन लेके इन्होंने जब बात करी कॉल पे कि हाँ कौन बोल रहा है, तो दैट पर्सन ऑन द अदर एंड सेड कि मैं इनका मतलब कुछ तो भी रिश्तेदार बताया था. तो उन्होंने पूछा कि नाम बताइए अपनी बहन का, मतलब हाँ शायद कुछ सिस्टर इन लॉ या मतलब कुछ तो भी बोला था. तो उन्होंने बोला कि इनका नाम बताओ, मतलब ये रिटायर्ड टीचर जिसको आपने फ़ोन किया, इनका पूरा नाम बताओ. तो वो पूरा नाम नहीं बता पाया. सो द मैनेजर वाज वेरी अवेयर, है ना, बहुत इंटेलिजेंट था ये, कि उसने उससे ऐसा क्वेश्चन किया कि भाई उनका पूरा नाम बताओ. वो नहीं बता पाया, मैनेजर समझ गया. देन दिस रिटायर्ड टीचर, इन्होंने फिर बाद में कन्फेस किया कि वो एक डिजिटल अरेस्ट का केस था जहाँ पे वो इंसान जो भी था, उन्होंने इस रिटायर्ड टीचर को बोला था कि आपको डिजिटली अरेस्ट हम कर रहे हैं और इसके बाद आपको बहुत सीवियर पनिशमेंट्स दी जाएंगी. अगर आपको इस सब चीज़ों को सुलटाना है तो यू हैव टू पे अ लार्ज अमाउंट ऑफ रैंसम बेसिकली. तो इसलिए वो पैसे निकाल रहे थे. तो इनके अराउंड 79 लाख रुपीज अभी जो बैंक अकाउंट में थे वो बच गए. वाई? बिकॉज ऑफ दिस मैनेजर. और क्यों बचे? क्योंकि द मैनेजर वॉज सोशली अवेयर, ही हैड दिस सेल्फ रेगुलेशन कैपेबिलिटी, सब कुछ था. इमोशनल कोशेंट बहुत हाई था, इसलिए वो बचा पाए इनको. सो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल. एक और एग्जाम्पल देखते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस का. 2023 में और 2025 के T20 वर्ल्ड कप में, दोनों ही टर्म्स में टीम इंडिया के कोच थे राहुल द्रविड़. अब 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल अनफॉर्चुनेटली जब हम हारे, तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ना जस्ट मैच के बाद, पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस, उसमें राहुल द्रविड़ आए प्रेस से बात करने के लिए. बिकॉज ही हैड दैट एबिलिटी, एक सोशल अवेयरनेस थी, उनको पता था टीम में क्या माहौल है एंड प्लेयर्स क्या फील कर रहे हैं इतनी मेहनत करने के बाद सक्सेस हाथ नहीं लगने पे. सो ही टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो आए, क्योंकि प्रेस बहुत उटपटांग सवाल भी पूछती है कभी कभी. एंड स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होता है एक इंसान जिसने इतनी मेहनत करी हो फेल होने के बाद वो जवाब दे पाए. सो राहुल द्रविड़ खुद सामने आए. बट जब 2025 में, 25 में या 24 में, जब भी T20 वर्ल्ड कप हम जीते इंडिया, तब राहुल द्रविड़ नहीं आए. तब ही सेंड रोहित शर्मा फॉर द प्रेस कॉन्फ्रेंस. सो यू सी हाउ इमोशनली इंटेलिजेंट ही इज, कि जब फेलियर था तब ही केम इन द फ्रंट, ही लेड फ्रॉम द फ्रंट, है ना. और जब सक्सेस मिल गई तो ही पुश्ड फॉरवर्ड द कैप्टन ऑफ द टीम कि भाई आप ही जाओ. सो दैट इज अ अनदर एग्जांपल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस. आई एम सॉरी. अब इमोशनल इंटेलिजेंस के हम एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ एग्जांपल देखते हैं. एडमिनिस्ट्रेशन में एक बहुत अच्छा एग्जांपल है सरदार वल्लभ भाई पटेल का. अब जो इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट उन्होंने करवाई थी, आप बस जब एग्जांपल लिखें तो आप इतना लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल. इट इज़ अ एग्जांपल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन. मैं इसको समझा देता हूँ इलैबोरेटली. बिस्मार्क, अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है, वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पढ़ा है, तो आपको पता होगा बिस्मार्क कौन थे. बिस्मार्क वॉज द वन हु यूनिफाइड जर्मनी. अब इन्होंने जर्मनी यूनिफाइड कैसे की? ब्लड आयरन पॉलिसी से. खून खराबा करो और लड़ाई करके बेसिकली तलवार के नोक पे इन्होंने जर्मनी को ही यूनिफाइड इट. सेम चैलेंज सरदार वल्लभ भाई पटेल आर फ्रीडम फाइटर, उनके सामने भी था कि हाउ टू यूनिफाई इंडिया. यार इतने सारे प्रिंसली स्टेट्स हैं, इतने सारे डिविजन्स में ऑलरेडी बटे हुए हैं और ब्रिटिशर्स ने कोई कसर छोड़ी नहीं है. दे हैव मेड ऑल प्लान्स पॉसिबल फॉर द बाल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया. अब इस टाइम में एक इतने टाइम से ब्रिटिश कंट्रोल नेशन था, इतनी इश्यूज के साथ है, अब हमें इंडिपेंडेंट होके मिल रहा है, तो इसको एक कैसे रखना है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी. चाहते तो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी वो भी लगा सकते थे, बट व्हाट ही डिड, ही यूनिफाइड इंडिया वाया नेगोशिएशन एंड डिप्लोमेसी. हाँ, दो तीन जगह है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सेप्शन जहाँ पे फोर्स का यूज हुआ, ऑपरेशन पोलो एंड ऑल. बट मोर एंड लार्ज 95% के आसपास आप मान सकते हो ही नेगोशिएटेड वेरी इंटेलिजेंटली. उन्होंने अपनी डिप्लोमेसी का यूज किया एंड ही
unified India, and most importantly integrated the princely states. Then other example of emotional intelligence is Odisha cyclone management. उसमें they what they do is they focus on early evacuation plus trust building among mass. अब ये ट्रस्ट बिल्डिंग कहाँ से आया? ये तभी तो आया ना जब यू आर इमोशनली इंटेलिजेंट, तभी तो आप इंटरप्रेट, अंडरस्टैंड एंड मैनेज कर पा रहे हो मास के इमोशंस को. अर्ली इवैक्यूएशन तभी पॉसिबल है जब मास आपका साथ दे, वरना तो आप चिल्लाते रह जाओगे कि वार्निंग वार्निंग करते रहोगे, कोई हिलेगा भी नहीं. बट इफ दे हैव ट्रस्ट इन यू, they will move, they will evacuate. So this is also example. And then obviously PM Modi's recent appeal जो global tensions में चल रही है कि to to not uh, go to, मतलब क्या बोला था उन्होंने, आई थिंक नॉट टू बाय गोल्ड वाज वन थिंग, नॉट टू यूज पर्सनल व्हीकल, रेदर प्रेफर, अगर प्रेफर करना ही है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट लें, वर्क फ्रॉम होम करें, और जो भी मतलब जो भी उनकी रिसेंट अपील थी, दोज आर ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस की बाहर डेस्टिनेशन वेडिंग करने मत जाओ एंड ऑल. अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि यार ये इमोशनल इंटेलिजेंस समझ में आ गया क्या होता है, आईक्यू से कैसे अलग होता है, ईक्यू आईक्यू का क्या फर्क था. अच्छा, ईक्यू आईक्यू मैंने बताया क्या, अगर मतलब उसके बीच में डिफरेंस नहीं पता हो तो एक क्विक समरी दे देता हूँ मैं. ईक्यू वर्सेस आईक्यू. EQ is basically it is measuring your emotions, है ना, it is measuring, it is a kind of social skill जहाँ पे you have this ability where you can understand, first you can interpret, understand and then manage your own your own emotions as well as the emotions of other. IQ क्या होता है? IQ is a measure of your cognitive intelligence. जैसे आपकी लॉजिकल रीजनिंग हो गई या प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी हो गई, कि आप कितने एनालिटिकल हो, एक आप में क्या एप्टीट्यूड है, उसको असेस करता है ना. एंड इट इज रिलेटिवली स्टेबल, ये चेंज नहीं होता है. एक बार मतलब किसी का आईक्यू बहुत हाई है या बहुत लो है तो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, इट इज लेस लेस मेलिएबल, और मोर एंड ऑफन इट इज स्टेबल ही है. मगर EQ क्या है? EQ इज नॉट अ बेसिकली, इट इज नॉट समथिंग कि कोई एक कॉग्निटिव स्किल आपकी मेजर की जा रही है. ये तो आपका इमोशनल स्किल है, सोशल स्किल है, ये आपकी एबिलिटी है ना. यहाँ पे आप रिजॉल्व करते हो इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट भी, आप अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मैनेज कर सकते हो, यहाँ पे आप एक लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप कर सकते हो. और इसमें इसीलिए देर इज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट ऑल्सो, कि यहाँ पे आप इम्प्रूव कर सकते हो. थ्रू हाउ? थ्रू लर्निंग, थ्रू प्रैक्टिस आप इम्प्रूव कर सकते हो. सकता है आज मुझे किसी बात पे गुस्सा आ गया, हो सकता है आपको भी गुस्सा आता हो, लेकिन आज ही जो आपने बुद्धा वाली स्टोरी सुनी इसके बाद आपको गुस्सा मे बी ना आए किसी एक इंसिडेंस पे, तो यू माइट इम्प्रूव इन योर लाइफ. सिर्फ पढ़ने के लिए थोड़ी है ये, इम्प्लीमेंट करने के लिए भी है ना. तो दिस IQ वॉज स्टेबल एंड लेस मेलिएबल, यहाँ पे देयर इज स्कोप फॉर चेंजेस. तो दिस इज द brief difference between EQ and IQ. So where were we? So yeah, now we have to discuss the significance of sorry, significance of इमोशनल इंटेलिजेंस. अब इसमें सबसे पहले देखते हैं स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप. व्हाट डू वी मीन बाय दिस? सो अगर आपका इमोशनल इंटेलिजेंस हाई है, तो जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था राहुल द्रविड़ वाला. अब ऐसे ही जैसे राहुल द्रविड़ अपनी टीम के 11 लोग जो प्लेइंग वाले हैं या 16 जितने भी हैं, पूरा जो टीम है, जो प्लेयर्स की बात करते हैं, तो व्हेन राहुल द्रविड़ कैन अंडरस्टैंड देयर इमोशंस, ये लोग भी उनके इमोशन समझ पाते होंगे, और ये लोग आपस में भी, जैसे विराट कैन अंडरस्टैंड रोहित इमोशन, रोहित कैन अंडरस्टैंड विराट इमोशन. अब जब ये दोनों अगली बार से जब भी ये लोग ग्राउंड में उतरेंगे, डोंट यू थिंक जब ये 11 के 11 लोगों में इतना इमोशनल कोशेंट है और ये एक दूसरे के इमोशन समझ सकते हैं, तो इनके रिलेशनशिप कितने स्ट्रांग है, और फिर ये एज अ टीम कितने अच्छे से कोऑपरेट कर पाएंगे, कितना ट्रस्ट इनमें होगा. और आपने कई बार देखा होगा जैसे जब विराट और रोहित साथ में खेलते हैं तो ऑन वन कॉल ये लोग रन भाग लेते हैं. जैसे कुछ जो रिस्की रन्स होते हैं, तो एक बार कॉल किया तो दूसरा बंदा भाग जाएगा, वो देखेगा नहीं कि बॉल कहाँ है क्या है, देल रन. तो इतना म्यूचुअल ट्रस्ट होता है. ये कब आता है? जब आपके रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो. फिर मेंटल वेलबींग, ऑब्वियसली व्हेन यू हैव अ हायर इमोशनल कोशेंट, तो आप मेंटल वेलबींग रह पाएंगे. अब जैसे सपोज एक डॉक्टर है, डॉक्टर डेली हो सकता है बहुत सारी डेथ्स,
विटनेस कर रहा हूँ, भगवान ना करे ऐसा होता हो, मगर मान लो हो भी रहा है, या कुछ वो केसेस देख रहे हैं डेथ्स के नहीं बट कुछ बहुत सीरियस केसेस वो देख रहे हैं, तो उनकी मेंटल वेलबींग पे असर पड़ता होगा कि जब इतना दुनिया में क्या क्या हो रहा है वो डेली देखते होंगे, तो हो सकता है वो उससे डिप्रेस्ड हो जाएं, हो सकता है थोड़ा सा एंशियस हो जाए लाइफ को लेके। मगर अगर वो इमोशनली इंटेलिजेंट होंगे सॉरी, तो इमोशनली इंटेलिजेंट होंगे, तो वो अपनी मेंटल वेलबींग पे इसका इम्पैक्ट नहीं होने देंगे, है ना। ही विल बी एबल टू मैनेज दीज स्ट्रेस ट्रिगर्स बेसिकली। देन इफेक्टिव लीडरशिप मैंने बताया गांधी जी वाले एग्जांपल से, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में भी गांधी जी वाला एग्जांपल डाल सकते हो। ऑब्वियसली इन्फॉर्म डिसीजन लोगे। इन्फॉर्म डिसीजन कैसे, मान लो कि यू आर अ एसपी ऑफ अ प्लेस, यहाँ पे एक विमेन आपके पास आई एंड शी इज़ क्राइंग एंड शी इज़, मतलब बहुत इमोशंस उनके बह रहे हैं, वो रो रही हैं एंड शी इज़ लुकिंग वेरी स्ट्रेस्ड एंड शी इज़ हैविंग अ वेरी विक्टिमाइज्ड पर्सनालिटी। अब ऐसी अब मान लो ये एसपी है, आप एसपी हो, आपने इनको देखा, आपने पूछा क्या हुआ, इन्होंने बोला कि जो मेरे हस्बैंड हैं वो मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, मुझे बहुत मारते हैं। भैया आपको आ गई गुस्सा, ठीक है, हस्बैंड पे, यार ये डोमेस्टिक वायलेंस क्यों कर रहा है। हो सकता है आपने भी अपने प्राइवेट लाइफ में कभी देखा हो ये चीज़, और आपकी वैल्यूज इस डोमेस्टिक वायलेंस के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट में हो। तो इस विमेन ने जब आपको ये चीज़ बोला कि मतलब वो आपके पास हेल्प मांगने आई थी एंड शी सेड कि यार सोचो मैं अगर आपकी बहन होती या आपके फैमिली मेम्बर होती तो आप क्या करते। तो भैया एसपी साहब ने निकाली जीप, इसको घर से उठवाया और कुछ ऐसा कर दिया विच वॉज अगेंस्ट द रूल ऑफ लॉ। तो बेसिकली यहाँ पे मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि एस दिस एसपी, ही वॉज, आपको क्या लगता है कि वॉज इज ही अ इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन। द आंसर इज नो, ही इज नॉट अ इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये हस्बैंड वाइफ का कुछ प्रॉपर्टी को या कुछ इनके रिलेशनशिप में लेके डिस्प्यूट हो और ये झूठ बोल रही है, इसने कुछ किया ही ना हो सच में, ये इनको फंसाने के लिए कर रही हो, या वो जो एक मी टू टाइप्स जो केसेस फेक होते हैं उस टाइप का कुछ कर रही हो, या कोई, मतलब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा बट कुछ फेक फॉल्स एलिगेशन लगा रही हो, तो इन्होंने तो बिना जाने समझे इनको, इनके साथ वो कर दिया विच वॉज अगेंस्ट द रूल ऑफ लॉ। तो ही इज़ नॉट अ इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन। हाँ, अब ये आप ज़रूर कह सकते हो कि आईक्यू इनमें होगा तभी तो ये एसपी बन पाए यूपीएससी क्लियर करके, मगर अगर ईक्यू नहीं है तो किस काम का है ये आईक्यू। हो सकता है ये कल्प्रिट ना रहा हो, कल्प्रिट ये है, और आपने तो विक्टिम को ही पेनलाइज कर दिया कल्प्रिट समझ के। आइडियली क्या होता है, आइडल ये होता है कि ये अपने इमोशंस पे एक होल्ड रखते, रेगुलेट कर पाते अपने इमोशंस को, अंडरस्टैंड कर पाते, और फिर जब केस के मेरिट के बेसिस पे डिसीजन लेते, ये इसमें इन्वेस्टिगेट करते कि भाई असली मैटर क्या है, और शायद उनको फिर पता चलता कि नहीं दिस पर्सन इज करेक्ट, या मान लो गलत भी होता तो उसके बाद आप उसके जो आप इन्वेस्टिगेशन करते तो आपको प्रूफ्स मिलते हैं, उन प्रूफ्स के अगेंस्ट आप फिर उस प्रूफ के बेसिस पे आप एक केस बनाते, केस फाइल करते, और फिर रूल ऑफ लॉ के तहत इनको सजा देते। आप खुद क्यों जज बन गए। सो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय इन्फॉर्म डिसीजन टेकिंग, कि अगर आप में ईक्यू लो है तो आप इन्फॉर्म डिसीजन कैसे लोगे। इन्होंने तो ये डिसीजन लिया ना कि इसको अगेंस्ट द रूल ऑफ लॉ जाके जस्टिस दिलवाई जाए इनको, बिना जाने की इनको जरूरत है जस्टिस की कि इनको जरूरत है जस्टिस की। तो इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग के लिए भी यू नीड टू हैव अ हाई ईक्यू। देन स्ट्रेस मैनेजमेंट और ये मेंटल वेलबींग वाला पॉइंट सेम ही है, एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला भी आप समझ ही गए होंगे, मैंने बहुत एग्जांपल्स पहले भी दिए हैं। अब एक क्वेश्चन ये है कि भैया ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है, इमोशनल इंटेलिजेंस, इसको डेवलप कैसे करें। इसका एक निमोनिक है, मेरा निमोनिक नहीं है ऑब्वियसली, मैंने भी कहीं से लिया है। बी अवेयर, दिस इज हाउ यू डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस। अवेयर, ये कोनोटेशन है अवेयर, ए से एक्नॉलेज योर इमोशन, अपने इमोशन को आइडेंटिफाई करो पहले तो। देन डब्ल्यू, वॉच योर इमोशंस, वॉच योर रिएक्शंस, सिर्फ ऑब्जर्व करो कि आप एक सर्टन सिचुएशन में होते हो तो आप ऑब्जर्व करो कि आप कैसे बिहेव करते हो। देन आप एसेस करें दूसरों के इमोशंस, कि आपका जो भी चीज़ रहती है उसके हिसाब से दूसरों के रिस्पॉन्स कैसे आते हैं, आपके खुद के रिस्पॉन्स भी और दूसरे के रिस्पॉन्स भी।
सॉरी। देन जब आपने एक्नॉलेज कर लिया है, आपने ऑब्जर्व कर लिया है, आपने असेस कर लिया है, देन आप रेगुलेट करें। रेगुलेट करें इमोशंस जिनसे आपके एक्शंस इन्फ्लुएंस होते हैं, एंड देन एट द एंड एनहांस इमोशनल कनेक्शन। आप रिलेशनशिप्स बनाएं। ये सब जब आप कर पाएंगे तो आप इमोशनल इंटेलिजेंस एक हायर लेवल का अचीव कर पाएंगे। फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई योर इमोशन, ऑब्जर्व योर इमोशन। अपनी की हुई चीज़ों में दूसरे कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं उसके अगेंस्ट में, उस रिस्पॉन्स को आप असेस करें। देन उस हिसाब से आप सेल्फ कंट्रोल करें खुद पे, एंड बिल्ड रिलेशंस। ये सब फ्लुएंटली एक फ्लो में अपने आप हो जाएगा जब आप यहाँ से ये 3 चीज़ें करना स्टार्ट करेंगे। जब आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे क्या दिक्कत थी, ऑब्जर्व कर पाएंगे, रिस्पॉन्स नोट कर पाएंगे, तो आप सेल्फ कंट्रोल भी कर सकते हैं, एंड देन यू कैन इजीली बिल्ड रिलेशनशिप्स ऑल्सो। Now, in the contemporary world, there is certain challenges also कि this emotional intelligence में मतलब बहुत हाई लेवल अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ challenges भी है। Now, what are these challenges कि why we are not able to develop emotional intelligence? और ये भी हम बहुत ज़्यादा बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रिक, क्योंकि हम सिविल सर्विसेज के लिए ही बात कर रहे हैं ज़्यादातर, तो हम उसी के एडमिनिस्ट्रेशन के अराउंड बात करेंगे। सो द फर्स्ट इज कि देयर इज अ रेजिस्टेंस टू चेंज। अब जो ट्रेडिशनल हायरार्कल स्ट्रक्चर होते हैं, दे यूजुअली हिंडर द अडॉप्टेशन ऑफ एआई सेंट्रिक अप्रोचेस। मतलब इमोशनली इंटेलिजेंट सेंट्रिक अप्रोचेस क्या बोलेंगी, हो सकता है हम्म, आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं, दिस LGBTQ थिंग। हो सकता है एक इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान इन लोगों की भी चीज़ें समझेगा, एंड ही विल एडवोकेट फॉर देयर राइट्स ऑल्सो। बट जो एक सोसाइटी में जो एक हायरार्कल स्ट्रक्चर है, वो एक रेजिस्टेंस लिए बैठा है ना अगेंस्ट दिस चेंज। वो तो इनको इनकी एग्जिस्टेंस को ही करेक्ट नहीं समझता है, तो वाई विल ही एडवोकेट तो छोड़ो, वाई वुड ही लिसन अबाउट देयर इश्यूज, या काय को इनको इक्वालिटी देने की बात करेगा। आई थिंक LGBTQ वाला तो आप कल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में डाल देना ये एग्जांपल। रेजिस्टेंस टू चेंज वाले में आप एडमिनिस्ट्रेशन के अगर उस हिसाब से देखें तो एक ये डाल सकते हो कि यूज ऑफ यूज ऑफ टेक। अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जब कोविड के बाद जब से चीज़ें बहुत सारी ऑनलाइन हो गई हैं, तो जब ऑनलाइन हुई थी ना, तो जो एक हायरार्किकल जो एक ट्रेडिशनल कल्चर चला आ रहा था कि टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ करते नहीं थे, एंड लोगों को मतलब कोई भी नई चीज़ बताओ कि ये सॉफ्टवेयर है या वो सॉफ्टवेयर है, यू हैव टू यूज़ देम। जैसे पहले चीज़ें मैन्युअली लिख ली जाती थी। मान लो इफ़ यू हैव देयर इज़ अ क्लर्क, ठीक है, उसको एक गवर्नमेंट ऑफिस में रिकॉर्ड मेंटेन करना है, तो इसको कुछ नहीं आती, इसकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा नहीं है। एक पेपर लेगा, 4 लाइनें खींचेगा और पेन से सारे रिकॉर्ड्स लिख देगा। अब इन रिकॉर्ड्स को गवर्नमेंट ने क्या बोला कि यार हमें डिजिटल रिकॉर्ड्स पे शिफ्ट होना है, पेपर भी बचेगा, एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है और रिकॉर्ड भी मेंटेन हो पाएंगे। तो इस क्लर्क के साथ तो क्या दिक्कत हो गई भाई, अब इसको तो MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और पता नहीं MS वर्ड और MS ऑफिस की कितनी सारी चीज़ें इसको सीखनी पड़ेंगी। तो ये ट्रेडिशनली तो मतलब जो होता है ना, ये ट्रेडिशनली तो बहुत कम काम करके सैलरी कमाते हुए कंफर्ट जोन में अपने जी रहा था। अब इसका कंफर्ट जोन चला जाएगा तो ही विल बी ऑलवेज रेजिस्टेंट टू दिस चेंज कि नहीं यार वो पहले वाला हिसाब सही था कि हाथ से ही लिख लेते थे। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो ये एक चैलेंज है कि देर इज ऑलवेज अ रेजिस्टेंस टू चेंज। देन कल्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर भी है, इसमें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी एक चैलेंज होता है। देन देर इज़ अ लैक ऑफ फॉर्मल ट्रेनिंग। अब ऑब्वियसली कि जैसे कोई अगर डोमेस्टिक वायलेंस अपने घर पे देखता है, सपोज देर इज अ किड, ही इज अ 5 year old kid, एंड ही वॉचेस दैट his mom is a victim of domestic violence। तो आगे चल के ये दो ही तरीके का इंसान बन सकता है, या तो ही विल बी fearful ऑफ दिस वायलेंस, और ही विल बी अ प्रोपोगेटर ऑफ दिस वायलेंस। अब अच्छा रास्ता ये होगा कि ही डोंट बिकम अ प्रोपोगेटर, एंड फियरफुल भी रह के ट्रॉमेटाइज भी ना रह जाए जीवन भर में, इमोशनली इंटेलिजेंट हो और एक नॉर्मल लाइफ जिए, गलत सही समझे और ये चीज़ें ना करे और ना होने दे। उसके लिए क्या चाहिए कि इसको भाई कोई ट्रेन करे। अब ट्रेन कौन करेगा इस उम्र में? ट्रेनिंग के लिए ही कांट टेल दीज थिंग्स इन हिज स्कूल।
स्कूल्स में भी एजुकेशनल सिस्टम भी चीज़ें लैक करता है कि वो इतना ज़्यादा नहीं समझा पाता। whom ही कैन टेल हिज पेरेंट्स। अब वही तो ये चीज़ में इन्वॉल्व है। अगर वो उनकी मॉम को बोले तो शी माइट बी वेरी ट्रॉमेटाइज्ड विद दिस बिकॉज शी इज द विक्टिम, तो वो इसे क्या ही बता पाएंगी, वो तो खुद डरी हुई हैं। एंड फादर से पूछेंगे तो ऑब्वियसली गलत ही चीज़ सीख जाएगा। सो हु विल गिव हिम दिस फॉर्मल ट्रेन हु विल गिव दिस हिम फॉर्मल ट्रेनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज राइट, ऑफ मैनेजिंग दिस इमोशन? क्योंकि ये सब अल्टीमेटली इमोशनल इंटेलिजेंस पे ही तो है। क्योंकि वो एक आदमी जो अपने इमोशंस को और अपनी वाइफ की इमोशंस को ना तो इंटरप्रेट कर पा रहा है, ना ही इज एबल टू अंडरस्टैंड, ना ही इज एबल टू मैनेज, तभी तो ये डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। सो हाउ दिस किड, हाउ ही विल गेट द फॉर्मल ट्रेनिंग? देर इज वेरी लेस चांसेस ही विल गेट। तो देर इज लैक ऑफ फॉर्मल ट्रेनिंग, ये भी एक चैलेंज है। देन हाई प्रेशर सिचुएशंस में इट इज डिफिकल्ट टू बी इमोशनली इंटेलिजेंट। अब जैसे पुलवामा अटैक हुआ था, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस एज सिटीजन्स ऑल्सो ये सोच पाना कि भाई कुछ पीस टॉक्स करते हैं या नेगोशिएशन डिप्लोमेसी करते हैं। तो आप सोचिए वो फैमिलीज जिन्होंने अपना कोई खोया उस अटैक में, या हमारे आर्मी ऑफिशियल्स, इनके ऊपर कितना हाई प्रेशर रहा होगा उस टाइम पे टू टेक एक्शंस। मगर फिर इन्हें इमोशनली इंटेलिजेंट होके भी देखना पड़ता है चीज़ें। दे हैव टू सी देयर सोशल सराउंडिंग्स, है ना। उस हिसाब से इनको इनको भी वही सब चीज़ें चाहिए होती हैं, सेल्फ रेगुलेशन, सोशल अवेयरनेस, सोशल रेगुलेशन, है ना। तो दिस इज अ चैलेंज की हाई प्रेशर सिचुएशन में इमोशनल इंटेलिजेंस मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है एडमिनिस्ट्रेशन में भी। देन वन मोर सिग्निफिकेंट चैलेंज इज कि ये इमोशनल इंटेलिजेंस को मेजर करने का कोई तरीका नहीं है। आईक्यू को तो आप मेजर कर सकते हो। एक इंसान से बोलो कि ये लो भैया, 100 क्वेश्चन दे दिए हैं, इसमें से 66.6 मार्क्स ले आओ, सी सैट क्लियर कर लो, कहीं ना कहीं आईक्यू ठीक ठाक है, इसका ठप्पा लग जाएगा। आप आगे आ सकते हो इंटरव्यू बोर्ड के पास तक, मेंस वेंस लिख के आप हो सकता है सिविल सर्वेंट भी बन जाओ। मगर क्या आप इसका इमोशनल इंटेलिजेंस नाप पा रहे हो? ये किस टाइप का एसपी बनेगा अगर बन गया आईपीएस तो? विल ही बी द वन जो हमने एग्जाम्पल में देखा था जो जाके इन्वेस्टिगेट करता, या विल ही बी द वन जो डायरेक्ट रूल ऑफ लॉ को ओवरराइड कर देता? कैसा सिविल सर्वेंट बनेगा ये? सो दिस इज अ इशू कि देर इज नो मेजरमेंट ऑफ दिस इमोशनल कोशेंट और दिस इमोशनल इंटेलिजेंस। Then some contemporary factors are also there, that there is a digital overload, है ना। फेस टू फेस इंटरेक्शन कम हो गए पोस्ट कोविड, तो इंसान एक दूसरे के सब जैसे आइडल क्या होता कि अभी जैसे मैं क्लास ले रहा हूँ तो यू कांट सी मी एंड आई कांट सी यू, मगर अगर हम यहाँ पे एक बोर्ड होता, मैं यहाँ खड़ा होता और आप लोग यहाँ पे बैठे यहाँ से देख रहे होते मुझे, तो मैं आपके फेस से देख के समझ पाता कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक बेटर रिलेशनशिप बिल्ड हो पाता, मैं बेटर बेटर सोशल अवेयरनेस होती, मैं आपको समझ पाता कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ पा रहा, उस हिसाब से मैं बेटर सोशल रेगुलेशन करता, सेल्फ रेगुलेशन करता। अगर मुझे लगता आपको नहीं समझ में आ रहा, मैं अच्छे तरीके से समझाता। अगर मुझे लगता आप में से कोई बातचीत कर रहा है, क्लास डिस्टर्ब कर रहा है, मैं उसे बाहर कर देता। मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इस तरीके से वहाँ पे चीज़ें अच्छी हो सकती थी, बट ड्यू टू दिस डिजिटल ओवरलोड फेस टू फेस इंटरेक्शन है ही नहीं, तो इमोशनल कन्वे उतने एफिशिएंटली नहीं हो पाते हैं। हो सकता है आप मेरी बातें समझ भी पा रहे हो बहुत अच्छे से, मगर उतना अच्छे से शायद आई थिंक नहीं हो पाता है। या दिस इज अ इशू, डिजिटल ओवरलोड। देन ऑनलाइन साइबर बुलिंग, तो दिस हार्म्स द इमोशनल वेलबींग। आजकल तो ये कीबोर्ड वॉरियर्स हो गए, किसी को नहीं पता है एनोनिमसली कौन कहाँ से क्या लिख रहा है, कुछ भी चलता रहता है। सोशल मीडिया पे हेट्रेड फैलाएंगे एंड ऑल दो स्टफ, आपको मुझसे अच्छा पता होगा। देन देर इज ऑल्सो इशू ऑफ वर्क लाइफ इम्बैलेंस, ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेंटल हेल्थ चैलेंजेस आ रहे हैं इसकी वजह से। तो इंसान जब ये चीज़ डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसकी 8 आवर्स की जॉब प्लस, फॉर बेंगलोर का एग्जांपल ले लो, 4 आवर्स ट्रेवलिंग, अब 12 आवर्स ऑफ हिज डे आर गॉन, है ना। अब इस पे एक्स्ट्रा वर्क दे दिया तो मान लो ये 15 घंटे यही चले गए। अब ये इंसान सोएगा भी तो सही 8 घंटे, अगर ये 8 घंटा सो गया तो 23 आवर्स ऑफ हिज डे इज फिनिश। मतलब इसके पास क्या ही बच रहा है पर्सनल लाइफ में कुछ भी प्लेजर लेने के लिए या अपने फैमिली को टाइम देने के लिए? इसके पास कुछ टाइम ही नहीं बच रहा है। ही इज जस्ट रनिंग बिहाइंड, मतलब कैरियर, वो भी एक अच्छी चीज है, आपको कैरियर सेंट्रिक होना चाहिए, बट कितने लेवल तक वो आपको एक लिमिट सेट करनी पड़ेगी, एंड दैट लिमिट इज
मतलब वो लिमिट आप तब अच्छी सेट कर पाओगे जब आप इमोशनली इंटेलिजेंट होगे। 8 घंटे की नौकरी करने के बाद अगर आपके पास दिन में सिर्फ़ 4 घंटा बचता है अपने फैमिली टाइम में, जहाँ पे यू हैव टू रेज़ योर किड, तो इट्स बेटर टू टेल योर बॉस कि मैं इस टाइम को नहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता, मैं अपने बच्चे की परवरिश के टाइम पे आपकी पीपीटी नहीं बना सकता, आई एम सॉरी। मतलब ये तो मैंने काफ़ी रूड होके बता दिया, बट इसी टाइप का कुछ यू नीड टू हैव अ वर्क लाइफ बैलेंस, जो कि अभी तो बहुत ही इम्बैलेंस्ड हो रखा है कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में। सो दीज आर, उसकी वजह से मेंटल हेल्थ चैलेंजेस भी होते हैं। सो या दीज वर द कंटेम्प्रेरी फैक्टर्स। आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस क्लास। थैंक यू सो मच। अगले क्लास में वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम एटीट्यूड।